गुड इवनिंग एवरीवन, क्लिक आरएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो अपन ने जो सीरीज चला रखी है पीवाई क्यूज की, उसमें 2013 से 23 तक जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रखे हैं उनका वापस डिस्कशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो आप सभी को पता है कि आरएस प्री में इनका बहुत योगदान रहता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का आज अपन कर रहे हैं, उससे पहले अपन मैथ्स का कर चुके हैं थोड़े, और रीजनिंग के आपके क्वेश्चन थे उनको भी कर चुके हैं, और फिजिक्स के पीवाई क्यूज की डिस्कशन हो चुका है। और इस सीरीज में आगे और भी अपन समय समय पर क्लासें लेके आएंगे, और दिसंबर तक आपके सारे पीवाई क्यूज हैं वो हम कंप्लीट कर देंगे। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई केमिस्ट्री जो है उसमें पुराने 2013 से लेके 23 तक आरपीएससी ने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे। तो आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आप केमिस्ट्री वगैरह पढ़ चुके होंगे। तो मेनली आपको पता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मेनली 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, बाकी जो टेक्नोलॉजी है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया था कि भाई कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी मेडिसिन है। तो आप अपना जो मेंस का सिलेबस में आपको औषधियां दे रखी है उसी से ये क्वेश्चन रिलेट करता है। ठीक है, तो इसमें आपको सीधा याद होगा तो क्लिक करोगे, नहीं याद होगा तो आप छोड़ के आओगे और कुछ ऑप्शंस नहीं बचते। तो इसका आंसर जो है वो आपका कौन सा है, मार्फिन जो है वो इसका क्या था, आंसर था। जैसे ठीक है, जैसे एस्पिरिन, पैरासीटामोल आप लोगों को पता है बुखार वगैरह आता है तब इसका यूज किया जाता है। ठीक है, मॉर्फिन का क्या होता है, धीरे धीरे यदि कंटिन्यूस आप लेते हो तो इसकी आदत भी लग सकती है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। उसके बाद चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। संपीड़ित प्राकृतिक गैस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सीएनजी और एलपीजी ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ के जाना होता है। कोई भी एग्जाम होता है उसमें इसके बारे में चीजें डिस्कस की जाती है। ठीक है, तो उसमें पूछा गया कि इसमें मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो आप लोगों को पता है CH4 मिथेन जो होती है वो इसका मुख्य भाग होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि सीएनजी और एलपीजी में क्या अंतर है। तो सीएनजी जो आपकी नेचुरल गैस है, ठीक है, और आपकी एलपीजी है वो कृत्रिम है, ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, सॉरी, ये गैस फॉर्म में पाई जाती है और ये आपकी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। इसमें जो एलपीजी है, एलपीजी में मरकैप्टेन नाम के एक, उसकी वजह से उसकी जो मिलाया जाता है ताकि पता चले कि यदि कहीं लीकेज हो रहा है तो वहां से दुर्गंध आती है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि एलपीजी गैस जो वो लीक हो रही है। इसमें आपका CH4 रहता है, एलपीजी में आपको पता है ब्यूटेन। ठीक है, मुख्य भाग कौन सा होता है, ब्यूटेन होता है। और आपका सीएनजी में क्या होता है, आपका मिथेन। सीएनजी जो है आपके वाहनों में यूज की जाती है। किसमें यूज की जाती है, वाहनों में। एलपीजी आपका जो रसोई होती है उसमें खाना बनाने के काम में आती है। तो ये इनमें अंतर होता है मोटा मोटी, ये चीजें भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ, तो जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन में क्या क्या मिलाया जाता है। ठीक है, उसके बारे में पूछा गया। तो इसमें गैसेज के बारे में बात की जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी गैस मिलाई जाती है। ठीक है, तो इसमें किसका मिलाया जाता है, हीलियम गैस जो होती है उसको इसमें क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। तो ये क्या करती है, जब डीप जाते हैं तो वहां सोचने कि भाई आपको सोचना भी कुछ पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए इसका उसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ मिला दिया जाता है। नाइट्रोजन भी मिलाई जाती है, लेकिन मुख्यतः मेनली जो होता है आपको किसके बारे में ध्यान रखना है, हीलियम का। ठीक है, तो हीलियम नहीं होता यहाँ पे, तो आप किसका आंसर देते, नाइट्रोजन वाला। तो ये गोताखोर जो आ जाते हैं उसका जो सिलेंडर होता है उस सिलेंडर में इन गैसों का क्या किया जाता है, मिश्रण किया जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ किसको मिलाया जाता है, आपकी हीलियम गैस को मिलाया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर अपन क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं तो फटाफट टाइम खराब नहीं करना कि भाई बीच में आपसे बातें करने लग जाएं। ठीक है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे, आंसर्स आ जाएंगे, मेरे को कुछ लग रहा है कि भाई इसमें ये चीजें आपको बता सकता हूँ तो मैं साथ साथ बता रहा हूँ। थोड़ा आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप क्या करो, रिसर्च कर लिया करो, या गूगल में डाल दिया करो भाई इसके ऑप्शन के बारे में कुछ आपको जानकारी मिल जाए। तो पीवाई क्यूज करके जाओगे तो मोटा मोटी 2-3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे, तो ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं अपन, ठीक है, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। तो आप सबको पता है सबसे ज्यादा होती है आपकी नाइट्रोजन 78%। उसके बाद 21% आपकी कौन सी होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%। ऑक्सीजन हो गया आपकी 21, ऑर्गन गैस होती है वो आपकी होगी
0.9% और अदर गैसेस जो होती है वो आपकी क्या होती है 0.1%। इस प्रकार से इनका क्या होता है एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आपसे क्या पूछा गया सबसे कम, तो सबसे कम आपकी कौन सी ऑर्गन नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन तो CO2 हो गया। अब आपसे पूछते सबसे ज्यादा कौन सी है नाइट्रोजन, आपसे पूछते हैं ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है 21%। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन से आपके सामने पुटअप किया जा सकता है इसको, तो ये सारी चीजें इसके बारे में आपको क्या होनी चाहिए थी पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेसे का उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेल्यूलोजिक। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर है वो कौन सा है रेयन जो है ये आपका इसका क्या है आंसर है। नाइलॉन 6 इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो अपन वैसे तो पढ़ते नहीं था सिलेबस में नहीं, यदि पढ़ना पड़े तो आपको अलग अलग प्रकार के नाइलॉन होता है नाइलॉन 66, तो वो क्या होते हैं किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, बेकेलाइट वगैरह, ठीक है प्लास्टिक हो गया, उनके बारे में भी यदि पढ़ते हैं तो बहुलक जो होते हैं पॉलीमर्स, ठीक है कौन सा पॉलीमर जो चैप्टर है उसमें इनके बारे में अच्छे से पढ़ा जाता है। नायलॉन वगैरह के जूट ये कैसे हो गए आपके जूट जो है वो आपका कैसा है नेचुरल है, और ये नायलॉन जो इसको अपन को क्या करना पड़ता है बनाना पड़ता है। ठीक है, अब वो कैसे बनते हैं क्या है प्रोसेस वो आपको देख लेना, बाकी RS में इतना कुछ आता नहीं है इसके बारे में, हमारे जो सिलेबस है उसमें भी इंक्लूड नहीं है, तो इतना ज्यादा आपको डीपली इसमें पढ़ना नहीं है, बस केवल देख लेना कि कृत्रिम कौन से हैं और आपके प्राकृतिक कौन से। ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण। ठीक है, ये ना पुराने जब उस समय सिलेबस था तब, अभी अपना सिलेबस क्या हो गया दैनिक जीवन में भौतिकी और दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान, तो अब इतना डीप में नहीं पूछा जाता, उस समय ये सिलेबस में इंक्लूड थे तब पूछा जाता। तो पॉलीथीन जो बनाया जाता है वो आपका एथीन जो होता है इसको गर्म करके इसका बहुलक होता है, इस प्रकार से क्या होता है चैन बन जाती है बहुत। ठीक है, तो एथेन जो होती है उसका आपको ये याद रखना है इसका क्या आंसर है एथेन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जब ये चैप्टर था तब आए थे, अभी ये चैप्टर इंक्लूड नहीं है तो इससे इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, पर फिर भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा गया है ताम्र संदूषण से बचाने के लिए। अभी कभी कभी आपने देखा होगा कोई मेटल्स होती है ना, और मेटल को बाहर छोड़ दिया जाता है तो उस पे ऊपर से उसके कलर चेंजेस होने लग जाते हैं। वो क्या होता है वो एटमॉस्फेयर में किसी न किसी चीज से क्या करते हैं रिएक्शंस करते हैं अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया के कारण उसके कलर में क्या आता है परिवर्तन, या उसमें जंग लगने लग जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। जैसे लोहा अपन छोड़ते हैं तो लोहा जो होता है उसमें वो क्रियाशील ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है, और कांटेक्ट में आने के कारण उसमें जंग लग जाती है, तो उसके कारण धीरे धीरे उसमें क्या हो सकता है नुकसान हो सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए क्या होता है अलग अलग बर्तनों पर अलग अलग प्रकार की क्या की जाती है लेयर्स चढ़ाई जाती है। तो अब इसमें ताम्र के बारे में आपसे बात की गई है, तो इस पे जो आपका होता है टिन, टिन का क्या किया जाता है लेयर चढ़ाई जाती है। अब ये सब क्रियाशीलता के भाई कौन सी मेटल ज्यादा क्रियाशील है कौन सी मेटल कम क्रियाशील है उसके रिलेटेड सारा चैप्टर्स रहता है। जैसे जस्ता होता है अपना लोहा, लोहे को जंग से बचाने के लिए इसकी उसके ऊपर क्या की जाती है लेयर चढ़ाई जाती है, तो वो उसके साथ कांटेक्ट नहीं करता और इसके कारण आपका जो लोहा है वो लंबे समय तक क्या रहता है सही से रहता है। पाइप्स हो सके कुछ भी चीजें हो सकती है उसके अकॉर्डिंग बात की जाती है ना। चलो बेकिंग सोडा का रासायनिक याद होना चाहिए, आपके केक वगैरह बनते हैं उसमें बेकिंग सोडा जो होता है वो यूज लिया जाता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला जो होता है ये होता है NaHCO3 सोडियम। ठीक है, तो इससे बेकिंग सोडा अब आपके मेंस में पढ़ोगे तब इसके बारे में पढ़ना होता है कि बेकिंग सोडा के क्या क्या उपयोग हैं। ठीक है, तो जैसे आपके खाना बनाने वाले जो चीजें होती हैं जैसे केक वगैरह हो गए, तो इनमें आपका इसका क्या किया जाता है यूज में लिया जाता है। ठीक है, चलो अपने अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका कौन सा है 9th क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सत्य हैं कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। ठीक है, तो सही बात है। ठीक है, विनेगर इज फॉर्म बाय फर्मेंटिंग, किण्वन विधि द्वारा इसका निर्माण होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, और उसके बाद आपका सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है। इसका मतलब इन दोनों में से गलत है कोई ना कोई।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ये वाला अम्ल नहीं होता। सिरका एक परिरक्षण के रूप में यूज में लिया जाता है, बिल्कुल लिया जाता है। ठीक है, तो आपका ए, बी और डी, तो ये आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। 9th के बाद आपका ये रहा 10वां। हरे फल, देखो ये वाला है ना, यहाँ अब प्री में आ रखा है, इसके मेंस में भी पूछा गया था ये चीज, इसी को उठा के वहां पर मेंस में एक स्टेटमेंट में डाल के पूछा गया था। ठीक है, फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये उत्पन्न करता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो CaCl2 होता है, ये हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन। ठीक है, और रिएक्शन करके क्या बनाता है, एसिटिलीन। क्या बनाता है, एसिटिलीन बना लेता है। ठीक है, तो एसिटिलीन बनता है, और एसिटिलीन क्या होता है, खाना जो फल पकाते हैं उन पकाने में इसका क्या किया जाता है, यूज लिया जाता है। तो खानों को पकाने के लिए किसका यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का। क्या होता है फॉर्मूला, CaC2 प्लस हाइड्रोजन के साथ ये क्या करेगा, रिएक्शन, तो ये यहाँ से आपका C2H2, ठीक है, ये बन जाएगा प्लस CaOH2, इनका निर्माण होगा। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं एसिटिलीन, इसके द्वारा क्या होता है आपके फल जो वो पकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है। शायद मेंस में आया था, ये वाला पूछा गया था कि फलों को पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन। शुष्क बर्फ, ये तो आप सबको ही पता है। ठीक है, ये बहुत इजी था, जमी हुई जो बर्फ होती है उसी को क्या, ठीक सॉरी, जमी हुई CO2, किसको, CO2 जो होती है उसको क्या बोला जाता है, शुष्क बर्फ। अत्यधिक निम्न ताप पर इसको फ्रीज हो जाती है, तब इसको क्या बोला जाता है आपकी। कभी देखा हो तो आपने शुष्क बर्फ, आजकल मूवी वगैरह में इसका यूज किया जाता है वो धुआं बनाने के लिए। ठीक है, तो उसमें इसका यूज होता है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल, ठीक है, ये अपन एसिड बेस पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक आपके अम्ल होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं स्वाद में, इनका पीएच क्या होता है, पीएच जो होता है वो आपका 0 से 7 के बीच में होता है। 7 से आगे जो होता है वो आपके होते हैं क्षार, बेस। तो एसिड बेस वाले चैप्टर से ये पूछा गया था। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कौन सा आपका, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल सिरका में भी होता है, खट्टा होता है। ठीक है, तो इसमें इसका क्या किया जाता है, यूज में लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान, बाकी और सारे बहुत सारे होते हैं ना, अपन अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे चींटी काटती है तो फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, तो वो सारे हमें जब पढ़ाएंगे, चाहे केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो उसमें सारे के सारे, अदरवाइज आप खुद याद कर लेना क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ये हो गए विटामिन हो गए। ठीक है, चलो अगला, पेट्रोल में क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। पेट्रोल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, CnH2n+2। ठीक है, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला। तो इसमें कार्बन और आपके क्या रहते हैं, हाइड्रोजन रहते हैं। क्या रहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो इसका आंसर जो है ये आपका हो जाएगा क्या, पेट्रोल में कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। तो ये इसका क्या होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद पूछा गया अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान, वापस से देखो वो पुराना क्वेश्चन आ रखा था सिट्रिक अम्ल वाला, वापस अगले एग्जाम में क्या पूछा गया है कि भाई कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि भाई कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है, कौन सा, लैक्टिक अम्ल होता है, इसका यूज होता है। अब इसके बाद आपको ये सारी चीजें भी याद होनी चाहिए कि ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, जैसे एस्कॉर्बिक के विटामिन सी का नाम होता है केमिकल। ठीक है, विटामिन सी का, ये सिरका, सिट्रिक अम्ल सिरका होता है उसमें पाया जाता है, जो खट्टेपन का एहसास कराता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एसिड और बेस जो है वो सारे के सारी चीजें जो है क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इस प्रकार से हर एक ऑप्शन को आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, उसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, तो उससे आपका आउटपुट जो है वो क्या होगा, ज्यादा अच्छा, या ऐसा बोल सकते हो आपकी जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो काफी अच्छी हो जाएगी। ऐसी अपन लोग उम्मीद कर सकते हैं। बाकी तो देखो RPS ये कभी भी ट्रेंड
चेंज हो सकता है। बाकी केमिस्ट्री में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, पर तो पीवाई क्यूज भी यदि अपन अच्छे से करके चले जाते हैं तो भी अपना आउटपुट काफ़ी अच्छा आ सकता है। ठीक है। उसके बाद पूछा गया मोती मुख्य रूप से बना होता है, सब पता है आपको, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट्स का इसमें क्या होता है, थ्रू आपके मोती का जो होता है वो निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको आगे ये इन चीज़ों के बारे में भी पता कर लेना कि कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से नोट्स में, कहीं पुरानी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो कहीं ना कहीं से गूगल कर लिया अगर क्या होता है। तो चारों ऑप्शंस के बारे में आपको यदि पता होगा तो हो सकता है अगली बार इनमें से किसी इसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ पूछ ली जाए। तो आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसा करोगे तो आप देखना लास्ट में आपके आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। सभी सब्जेक्ट्स का PYQs करना जरूरी है। ठीक है, तो मेरा ये है कि भाई आप लोगों को फटाफट सारी चीज़ जानकारी दे दूं, एक जगह PYQs ला के दे दूं, और मेरे को जितना आता है वो मैं आपको बता दूं। बाकी ये है कि सारी चीज़ें मुझे भी नहीं आती होगी, कुछ चीज़ें आपको आती है, कुछ आपको नहीं आती, तो सब चीज़ों को आप क्या करोगे, एक साथ कंसाइज करके आपके सामने रखोगे, तब आपका आउटपुट जो क्या हो ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता हो तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन आता है। ये आप लोग गर्म पानी करते हो तब देखते होंगे। ठीक है, सिंपल पानी है, इसको पहले बॉईल करना, अब इसमें नमक डालो। जैसे ही नमक डालोगे तो नमक डालने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, वो बढ़ जाता है। अब थोड़ी देर में वो गर्म पानी होता है। ठीक है, तो पानी में अंदर इम्प्योरिटीज या नमक मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, तो उसके कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इसका क्वथनांक तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इसका फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा होता है, वो बिंदु जहां पर वो वस्तु क्या होती है, जम जाती है। तो सिंपल पानी है तो वो 0 डिग्री पे जम जाएगा। लेकिन यदि आपने उसके अंदर नमक मिला दिया तो -2 डिग्री, -3 डिग्री के पास क्या होगा, फ्रीज होना, मतलब पार्टिकल्स का क्या होना, पास पास आके। ठीक है, तो अब नमक मिला दिया, नमक मिलाने के कारण क्या होगा, उसका डेंसिटी घनत्व तो बढ़ जाएगा, वो फिर जल्दी से जम जाता है। तो इसका क्वथनांक बढ़ता है और आपका जमाव बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। क्वथनांक क्या होता है, वह तापमान जिससे कोई द्रव जो होता है वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में, जमाव बिंदु वो होता है जिसमें आपका जो लिक्विड है वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा आंसर है, ए सही हो जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तब पानी का स्तर बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा। ठीक है, तो जनरली तो ऐसे लगता है कि भाई ना, ये पानी है, इसमें बर्फ है, ये बर्फ ऊपर तैर रही है, लेकिन पिघलेगी तो पानी बनेगी, तो पानी ऊपर, पर ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत लगता है। क्या लगता है, फिजिक्स में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगता है। ये बोलता है कि कोई भी वस्तु जब पानी में डूबती है, ठीक है, तो उस वस्तु का भार जो होता है ना, वो यहाँ से जो हटाती है ना, जो लिक्विड है उसको हटाने के बराबर होते हैं। बाद में अपन पढ़ेंगे, ऊपर एक फोर्स लगता है, उत्प्लावन बल। कौन सा, बॉयंसी फोर्स, उत्प्लावन बल लगता है। वो बल इस वस्तु के बल के बराबर होता है। ठीक है, तो वस्तु द्वारा हटाया गया जो जल होता है वो वस्तु का भार वस्तु के भार के क्या हो जाए, बराबर होगा, तब तो तैरेगी। यदि ये वस्तु का भार ज्यादा होता तो नीचे चली जाती, और यदि हटाया गया ये जो भार होता है वो हटाया गया जल का भार होता है, यदि ये ज्यादा होगा तो ऊपर चली जाती, ये वाला नीचे ज्यादा होगा तो नीचे चली जाएगी। यदि दोनों बैलेंस है इसका मतलब ये तैरेगी। ठीक है, तो अब जैसे मेल्ट होगी, क्योंकि ये वाला स्पेस इसके दोनों के बराबर है, मतलब उसने जितना जल हटाया था उस वस्तु के भार के बराबर, तो बर्फ जैसे जैसे मेल्ट होगी उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगी, तो इसके लेवल में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, नीचे गिरे पानी में तो अपन वही रहेगा, क्या रहेगा, वही रहेगा, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जैसा था वैसा का वैसा रहेगा। बाकी और डीप में अपन फिजिक्स जब पढ़ेंगे तब ये फिजिक्स का मान सकते हो, केमिस्ट्री, दोनों चीज का मान सकते हो। तो जब अपन फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये मैं अच्छे से आपको और अच्छे से समझाऊंगा। चलो अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता। ठीक है, जर्मन सिल्वर, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, एलॉय जो बनाया जाता है, मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिक्स करके जब मटेरियल बनाया जाता है तो उसको एलॉय बोला जाता है।
तो जर्मन वाले में आपका होता है कॉपर, ठीक है, जिंक और निकल, ये सबसे ज्यादा होता है, इन दोनों की मात्रा कम होती है। तो आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है, तो ये तीनों तो होते हैं, कॉपर होता है, जिंक होता है, निकल होता है, कौन सा नहीं होगा, तो आपका एल्यूमिनियम जो है वो इसमें नहीं पाया जाता। अपने चैप्टर ये वाला पढ़ के जाने होते हैं कि मिश्र धातु, कॉपर प्लस टिन को बनाएंगे क्या बनेगा, ठीक है, अलग अलग आपको चीजें बनाई जाती है, जैसे आपकी घंटी होती है, घंटी बनाने के लिए क्या, सिक्का बनाया जाता है, उसके लिए क्या, तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग मिश्र धातुएं एलॉय बनाई जाती है। अब क्यों बनाई जाती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, अलग अलग जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाता है, उस परसेंटेज में मिक्स किया जाता है, ताकि हमें जो चीज चाहिए उसका क्या हो सके, निर्माण हो सके। अब कैसे होता है, बाकी कौन कौन सी होती है, वो आप चैप्टर पढ़ोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपन आगे। ये बोला है कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों, दो वाटर बबल्स हैं, उनका डायमीटर्स क्या है, अलग अलग है, एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, तो क्या घटना घटित होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये से बोल रहा है, ये एक छोटा ये बैलून और इन दोनों का आपने क्या कर दिया, ऐसे मिला दिया। अब जनरली क्या होता है, आम आदमी से पूछा जाए तो वो बोलेगा इधर से हवा उधर जाएगी, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। किधर से किधर जाएगी हवा, वो डिपेंड करती है दाब पे। किस पे डिपेंड करती है, दाब पे, प्रेशर पे। अब जब हम आगे फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री वगैरह में, तो प्रेशर जो होता है, ये कोई भी सर्कल होता है उसके अंदर का प्रेशर जो होता है वो समानुपाती होता है 1/r, उसकी त्रिज्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसकी त्रिज्या ज्यादा वहां पे प्रेशर कम, और जिसकी त्रिज्या कम उसका प्रेशर ज्यादा। तो इसकी त्रिज्या छोटा है तो इसकी त्रिज्या छोटी, इसकी रेडियस बड़ी, इसका मतलब इसकी रेडियस बड़ी तो यहाँ प्रेशर कम और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा। और हमें पता है हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो हवा इधर से इधर आएगी, तो ये छोटा वाला और छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगा। तो आपको वो ऑप्शन देखना है जिसमें छोटा वाला बड़ा छोटा हो जाए और बड़ा वाला और बड़ा हो जाए। चेक करते हैं, दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, नहीं, छोटा बुलबुला और छोटा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, ये सही हो गया, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जनरल ऐसा क्या होता, यदि आपको नहीं पता होता तो लोग ऐसा ही सोचते हैं, अरे भाई बड़ा है इसमें हवा ज्यादा है, ये वाली हवा उधर जाएगी, ऐसा नहीं। वो डिपेंड करता है प्रेशर पे, कि प्रेशर जिधर ज्यादा होता है और जिधर कम होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी क्या फ्लो करती है, विंड या हवा, एयर जो भी है ना। चलो आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस याद होना चाहिए आपको, जिप्सम से इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है, CaSO4.12H2, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ऑक्सलेट, सल्फेट, ऑक्साइड, तो क्या है सल्फेट, SO4, ठीक है। तो ये आपका कैल्शियम सल्फेट किससे निर्माण होता है इसका, तो इसका निर्माण किया जाता है जिप्सम से, ठीक है। तो आपका याद रखना है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या काम होता है, ठीक है। एक तो आपके हड्डी टूटती है तो उनको प्लास्टर चढ़ाते हैं, उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका डेकोरेशन में काम किया जाता है, ठीक है, भवन निर्माण में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, सजावटी सामान। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका क्या क्या यूज है, उसका फॉर्मूला क्या है, किससे बनता है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जनरली पूछा जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। तो जो जो चीजें आपके पहले आ चुकी है उनको अच्छे से देखना है, यही अपना काम है। कोई ऐसे नहीं है, भेड़ चाल नहीं चलनी कि भाई इधर से कंटेंट आ रहा है इधर से कंटेंट आ रहा है सारा लेके पढ़ रहे हो, नहीं, आपको स्पेसिफिक फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, और जितना फोकस करके पढ़ोगे आउटपुट उतना अच्छा आएगा, ठीक है। तो चलते आगे अपना क्वेश्चन, परमाणु नाभिक किसने खोजा, ये खोज करता आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। अपन परमाणु के बारे में पढ़ते हैं, ये परमाणु होता है, उसके अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। नाभिक की त्रिज्या जो व्यास या त्रिज्या काफी छोटी होती है, 10⁻15 मीटर, ठीक है, इसकी बहुत छोटा आकार होता है। अब पूरा डीप में अपन उस समय पढ़ेंगे, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, ठीक है, और आपका न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक, इसमें दे नहीं रखा है, जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। प्रोटॉन की खोज
रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने भी की थी, नाम दिया था रदरफोर्ड, ठीक है, कहीं कहीं गोल्डस्टीन भी आता है, ठीक है। और नाभिक होता है, ये किसने बोला था? रदरफोर्ड ने, ठीक है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सारे पार्टिकल्स की बौछार कराई थी, तो उन्होंने देखा कि एक जगह स्पेसिफिक पार्टिकल लौट के वापस आ रहे हैं, इसका मतलब परमाणु के बीच में बहुत एक छोटी सी जगह है, उसमें क्या बहुत सारे आपके पॉजिटिव पार्टिकल्स पड़े हैं, जो क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ, ठीक है। तो आइंस्टीन, थॉमसन ये नहीं थे, क्या था? रदरफोर्ड। अब इसके अकॉर्डिंग आपको सबके याद रखने, ये वाला जेम्स चैडविक वाला भी बाद में अभी आरएस में पूछा गया था, सॉरी एसआई वाले में, ठीक है। एसआई का जो पेपर हुआ था उसमें ये वाला पूछा गया था। तो देखो आरपीएससी जो भी पेपर लेती है ना, एक दूसरे से कहीं ना इधर का क्वेश्चन उठा के इधर दूसरे एग्जाम का उठा के आरपीएससी में भी पूछ सकती। तो आपको ऑप्शन में 4 दे रखे हैं, तो अब आपको नाभिक के बारे में बात की गई, तो आप परमाणु का पूरा देख लो कि इलेक्ट्रॉन खोज किसने की, प्रोटॉन की किसने की, न्यूट्रॉन की किसने की, ना सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। तो आपका आंसर सही होने के बाद संभावनाएं बढ़ जाती है। अगला सॉरी अगला पूछा गया, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? अब रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं उसकी वस्तु की अवस्था से शेप साइज में चेंज हो जाता है, ठीक है। यदि उसको वापस कन्वर्ट करना हो तो वो भी पॉसिबल होता है, लेकिन रासायनिक में ऐसा नहीं होता, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया हो गई तो उस पदार्थ को वापस उसमें कन्वर्ट नहीं। जैसे आप दूध है, दूध क्या होता है? दूध दही में कन्वर्ट होता है, तो ये क्या है? केमिकल चेंज है। अब आप दही को वापस दूध नहीं बना सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने गोल्ड को कुछ रिंग बनाई, अब इस रिंग को वापस गोल्ड में कन्वर्ट करके कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो, जैसे गले में पहनने वाला हार बना दिया। तो ये कैसे है? केमिकल चेंज, सॉरी फिजिकल चेंज है, उसकी अवस्था या स्थिति, कंडीशन, शेप, साइज में परिवर्तन किया जा रहा है। यहाँ पूछा है केमिकल, ठीक है। तो ये बोला प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो 7 वापस प्रिज्म आगे लगाओगे तो वापस व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये रिवर्सिबल है, ठीक है। तो रासायनिक वापस रिवर्सिबल नहीं होता, एक बार हो गया हो गया, अब वापस दोबारा नहीं बनेगा, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये लग रहा है मेरे को, ठीक है। उसके बाद आसानी और मिट्टी का सूखने पर भंगूर हो जाना, भंगूर है तो वापस उसमें कन्वर्ट हो जाता। नमक का पानी में घुलना, वापस आप गर्म करो वापस नमक बन जाएगा, तो ये भी भौतिक है, सॉरी फिजिकल, ये भी फिजिकल, ये भी फिजिकल, ये वाला आपका कौन सा हो गया? केमिकल, क्योंकि सब्जी को पका दिया है, अब वापस सब्जी वैसी नहीं बनेगी, ठीक है। आपने आलू उबाल लिए, अब उबाल के काट के बन गए, अब वापस आलू बन सकता है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए फिजिकल के क्या गुण हैं और आपके रासायनिक केमिकल के क्या गुण है। तो केमिकल जो होता है वो क्या होता है? रिवर्सिबल नहीं होता, एक बार आपने कर लिया वापस से पॉसिबल नहीं है। लेकिन भौतिक जो चेंज होता है उसको रिवर्सिबल है, इधर से इधर कन्वर्ट किया वापस उसी चीज में वापस कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे ये तीनों जो ये कैसे हैं? आपके रिवर्सिबल है, कि इनको कन्वर्ट किया वापस उसको कन्वर्ट ओरिजिनल उसकी पोजीशन में या ओरिजिनल कंडीशन में लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी में, ये आपके पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है, पीटी, उसमें बारे में बात की गई है। टोटल लगभग 118 की खोज हो चुकी है, तो लगभग वर्ड लगा दिया है लगभग, ठीक है। अब तो ये आपके नंबर भी बहुत ज्यादा दिए हैं, तो 100 के आसपास मानना है इसको, लगभग किसके आसपास है? 100 के आसपास है। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में कौन सी धातु, अधातु, मिश्र धातु, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल वगैरह सब होते हैं, तो वो किस प्रकार से होते हैं आपका चैप्टर आएगा तब अपन पढ़ेंगे। धातु, अधातु, मिश्र धातु कौन सी क्या होती है, किसकी क्रियाशील ज्यादा होती है, किसकी क्रियाशीलता कम होती है, ठीक है, कौन सा मुलायम होता है, कौन सा हार्ड होता है, ये क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन क्या है? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है, इससे सारी गैसें वगैरह बनती है, तो हाइड्रोजन सबसे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये आवर्त सॉरी पीरियोडिक टेबल जो होती है उससे रिलेटेड, पर अपने देखो 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, तो इतनी ज्यादा केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, केवल क्या करना है पीवाई क्यूज अच्छे से देख लो, और मेंस वाला जो आपका मटेरियल होगा तो एक बार सरसरी नजर से, या आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, टेस्ट सीरीजों में जो जो क्वेश्चन आ रखे हैं उतने कर लो, सफिशियंट है, ठीक है। थोड़ी स्मार्ट स्टडी, तो यहाँ तक आई थिंक थे।
तो ये अपन ने जो जो क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के उनको कर लिए। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो आप जितना देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो ये आज खत्म करते हैं। अगली क्लास में कोई और सब्जेक्ट लेके आऊँगा जिसमें PYQs पूरे आपके डिस्कस कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।